हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरा नाम अंकित वर्मा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो ट्रिकी क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज़ है उसमें लेक्चर नंबर 12 को कमेंट्स करेंगे। और क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर सीरीज़ का हम 56 से 60 तक कंप्लीट करेंगे। ओके, अब तक हमने बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चन इस लेक्चर सीरीज़ में करे हैं विद एक्सप्लेनेशंस, और जो भी डाउट रहा है आपका मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर विद टाइम, कि इस टाइम पे ये प्रॉब्लम है, सो दैट मेरे को ढूंढने में आसानी रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं और कुछ फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। उसको हम लेते हैं क्वेश्चन को। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। ए बीम इज सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ टू रोड्स ओवर इट्स एंड एज शोन इन द फिगर। बीम इस टाइप से है, दो इस टाइप की ये रोड्स लगी हैं। ओके, और बीच में ये लोड लग रहा है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर है। बीम की ई की वैल्यू दी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 50 × 50 का। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम अच्छा ये बीम के अंदर इसकी बात कर रहा है, बीम है ना, बीम है इसकी, ये बीम की बात कर रही है, दो रोड है। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी, क्योंकि ये जो लोड पड़ रहा है कुछ ना कुछ स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होगी इसमें, वही हमें निकालने के लिए इसने कहा है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी हम बना के देखेंगे। ओके, सो चलते हैं, लिखते हैं इसको क्वेश्चन को। यहाँ पर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। ये जो बीम है, तो इसमें अगर आप देखेंगे कि ये अगर इस पॉइंट को ए मान लोगे और इस पॉइंट को बी मान लोगे, तो ये ऊपर की साइड आर ए लग रहा होगा और ये आर बी लग रहा होगा, ऐसा ही क्वेश्चन है। और यहाँ पर 8 किलो न्यूटन लग रहा होगा और यहाँ पर भी 8 किलो न्यूटन लग रहा होगा, ऐसा ही क्वेश्चन है ना। ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर। ये ट्रिक थी जो स्टार्ट में प्रॉब्लम आती है कि नहीं समझ में आ रहा कि क्या किया जाए, कहाँ से स्टार्ट किया जाए। अब एक बात समझ में आती है कि सिमेट्रिक लोडिंग है, तो आर ए की वैल्यू भी 8 रहने वाली है और आर बी की वैल्यू भी 8 किलो न्यूटन रहने वाली। सिमेट्रिक क्या चाहे तो आप उस तरह से मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, हर एक पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट्स पे मोमेंट निकालना है। ओके, और मोमेंट क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे स्ट्रेन एनर्जी इसने पूछी है। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी अब क्या है, अब मैं इस पॉइंट को ए माना, इसको सी मान लेता हूँ और इसको डी मान लेता हूँ, ऐसा है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, हर एक अलग अलग पॉइंट पे स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन m²dx/2EI होता है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा आप इसमें कि सबसे पहले, अब क्या इंपॉर्टेंस वाली बात है इसमें, कि सबसे पहले आपको ये AC वाले निकालना है। AC मतलब इस वाले का, इस वाले हिस्से का निकालोगे, फिर BD का निकालोगे, और फिर उसके बाद CD वाले हिस्से का आपको मोमेंट ऑफ मतलब ये स्ट्रेन एनर्जी निकालना। ऑब्वियसली मोमेंट निकालने की जरूरत पड़ेगी, बाकी सब चीज़ तो कांस्टेंट है तो वो तो हो ही जाएगी। बेसिकली मोमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि x पे वेरी करेगा, जो ये लेंथ है इसके अबाउट। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हैं कैसे इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं हम। तो जैसे मैंने बताया, अब स्टार्टिंग पॉइंट में मोमेंट अबाउट मोमेंट इन AC में देखते हैं, AC में क्या मोमेंट रहेगा AC पार्ट पे। ठीक है, तो सिर्फ AC पार्ट की मैं बात करूँगा और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाले। ये A है ना पॉइंट, और यहाँ पर ये C है। सो मैं यहाँ पर A के लाइन मानूंगा और ये x1 डिस्टेंस मानूंगा यहाँ पर। सो ये RA की वैल्यू क्या रहेगी, ये 8 है। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ, और स्ट्रेन एनर्जी अबाउट किसके, अगर मैं AC की बात करूँ, तो वो क्या रहने वाली है, इंटीग्रेशन आपका कहाँ से कहाँ रहने वाला है। पहली बात तो आप ये देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन को तो छोड़िए, मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, 8x1 रहेगी, है ना, 8x1 रहेगी। ठीक है, ये मोमेंट स्क्वायर dx1/2EI, ये AC के अबाउट आया। ठीक है, अभी अगर मैं यही जो इधर की साइड निकालूँ, BD के लिए निकालूँ, ये चीज़ BD के लिए निकालूँ, तो U ऑफ BD क्या रहेगा वो भी, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 रहेगा। समझ आई बात, क्योंकि लेंथ कितनी है यहाँ से, 1 मीटर तक है, तो आसान है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं। ऐसे ही 0 से लेकर 1 इधर उल्टा से चले मैं, तो ये भी 8 × x2 dx2/2EI। ई भी दिया है, आई भी दिया, आई क्यों दिया है, क्रॉस सेक्शन 50 × 50 का दिया है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है ना, 50 × 50³/12, ये आई दिया है। ई की वैल्यू भी दी है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब मेन पोर्शन है जो CD पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन है, इसके लिए क्या रहने वाला है, अब ये इंपॉर्टेंट है।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। क्यों इस वाले पार्ट का जो सी डी वाला पोर्शन है, वैसे तो मैं आपको बताऊँ ना, अगर आप इसका ये वो डायग्राम बनाओगे ना, मोमेंट और एरिया डायग्राम जो बनाओगे, तो उसमें इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा ऐसा और ऐसा बनता है। यानी कि बीच वाला पोर्शन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू रहेगी इस पोर्शन पे पहुँचते पहुँचते, मोमेंट यहाँ पर 8 पहुँचता है, और यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, 8 रहता है, 8 रहता है, फिक्स रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग दिस पोर्शन सी डी। मेरी बात समझ रहे होंगे आप शायद मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट बात थी कि इस पोर्शन का कैसे निकालें भाई हम। सो चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो कैसे। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से रब कर देता हूँ। ओके, ओके। सो मैं एक डायग्राम से या इस पॉइंट से आपको बताना क्लियर करना चाहता हूँ। मान लो ये बीम है, ये पॉइंट ए था, ये सी था और ये डी था। अब ऑब्वियसली सी और डी के बीच में मुझे मोमेंट निकालना है, तो मैं ये x3 मान लूँगा, ये डिस्टेंस ये 8 का लग रहा है, और ये भी क्या लग रहा है नीचे की साइड 8, बिल्कुल। सो क्या रहने वाला है, ये डिस्टेंस 1 है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर आप मानेंगे, अगर इसकी वैल्यू आप मानेंगे, क्या रहेगी इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, क्या रहेगी 8 इंटू x3 माइनस, ठीक है, ये 8 रहेगा डिस्टेंस ये वाला 8 के लिए, और ये जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा x3 माइनस 1। सो कितना रह गया है, 8 वैल्यू रहेगी। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए अगर मैं मोमेंट बनाऊँ, डायग्राम बनाऊँ, सो वो ऐसा बनने वाला है। मैं यहाँ बना देता हूँ, ए सी डी बी। ठीक है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, तो अभी सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ हमने निकाल दिया है। बस ये जो सी डी पोर्शन का था, ये क्या रहने वाला है, स्ट्रेन एनर्जी सी डी मोमेंट स्क्वायर एम स्क्वायर डी एक्स थ्री अपॉन 2 EI, और इंटीग्रेशन का तो कोई बात ही नहीं है, 0 से लेके 2 रहेगी। ठीक है, सो ये हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एम स्क्वायर एल इंटू अपॉन 2 EI भी लिख सकते थे बड़े आराम से। ठीक है, तो हमने क्या किया, सब वैल्यूज़ को निकाल दिया, सब वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करके आ जाएगी वैल्यू, और टोटल स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, 2.184 किलो जूल इसमें आंसर दिया है। आप चेक कीजिएगा कि आंसर ये आ नहीं रहा है, ये आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइएगा। मेन पॉइंट, सभी मेन जो मुद्दे की बात थी मैंने सारी आपको यहाँ पर बता दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रिजिड बार इज सपोर्टेड बाय द पिन कनेक्टेड बाय द पिन कनेक्टेड स्टील रोड सी बी जो रोड है, रिजिड बार जो है ये, जिस पे लोड यूनिफॉर्मली वेरिंग लग रहा है, उससे सपोर्ट कर रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कितना दिया, 500 mm² दिया है रोड का। व्हेन द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज अप्लाइड एज शोन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बार बी। इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है बी पॉइंट का। ओके, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम, कैसे इसको सॉल्व करना है। मैं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पर फिक्स्ड है, मतलब हिंज्ड है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन कौन सी फोर्सेस लगने वाली हैं ये मैं यहाँ पर बताऊँ। ए पॉइंट है ये, तो AH AB, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, ए है। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट बी है, ये पर्टिकुलर पॉइंट बी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स BC पे कुछ ना कुछ लग रहा होगा, तो ये भी मैं ऐसे दिखा देता हूँ, जैसे ये दिखा रहा है इसमें BC में कुछ ना कुछ लोड लगेगा ऑब्वियसली जब ये खींचेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या फोर्स लगेगा, ये FBC, अगर मैं ये एंगल थीटा मान लेता हूँ, कॉस थीटा, और ये वाला FBC साइन थीटा। क्लियर, तो ये 2 लोड पड़ेंगे इसमें। अब ये जो लोड है, इस पे जो लोड पड़ रहा है यूनिफॉर्मली वेरिंग पड़ रहा है, आप देख सकते हैं कितना पड़ेगा, जितना इसका एरिया है, 1/2 × 45 × 4, 90 पड़ रहा है। क्लियर है, एम आई राइट और रॉन्ग, नहीं ठीक है, 90 पड़ रहा है। और किस पॉइंट पे पड़ेगा, इसके CG पे पड़ेगा, मतलब
कितने पे पड़ेगा, 4/3 पे पड़ेगा डिस्टेंस जो है ये 90 किलो न्यूटन, और ये डिस्टेंस कितना है 4/3 है ना, B/3 पे होता है ना, और ये भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे CG होती है ये, ठीक है, B/3, और ये डिस्टेंस क्या रहता है ये H/3, बट मेरे को तो इससे मतलब है कहाँ पर पड़ रहा है ये, बेसिकली मैकेनिक्स पार्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखो हो क्या रहा है, हमारा मेन मोटिव क्या है, क्वेश्चन को देखते सार मुझे सबसे पहले BC में जो फोर्स है ये निकालना है। फोर्स निकाल दूंगा तो मैं डिफ्लेक्शन निकाल सकता हूँ ना, एक्सियल डिफ्लेक्शन निकाल दूंगा। जब ये वाला डिफ्लेक्शन इधर की साइड से आएगा कुछ ना कुछ इधर वाला, तो मैं इसी एंगल के हेल्प से ये वर्टिकल वाला डिफ्लेक्शन भी निकाल दूंगा। कुछ कुछ बात मेरी शायद समझ में आई होगी, नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं। मैं सबसे पहला मेरा जो मेन मोटिव है इस BC का डिफ्लेक्शन निकालना है। BC का अगर मैंने डिफ्लेक्शन निकाल दिया तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे डायरेक्शन में आएगा ना, देख सकते हैं BC ऐसे, लेकिन मुझे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, जब मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी और ये वाला एंगल होगा तो मैं ये भी निकाल दूंगा ना। क्वेश्चन पढ़ते सार दिमाग में बस इतना है ये भी बात, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस 3 मीटर दिया है, ठीक है, और ये 4 मीटर दिया, तो ऑटोमेटिकली BC की लेंथ कितनी आ गई 5 आ गई, यानी कि BC लेंथ कितनी आ गई 5 मीटर आ गई। क्लियर। अभी सब कुछ मुझे इतना तो पता है कि ये BC निकालने के लिए मुझे यहाँ पर मोमेंट लेना पड़ेगा, क्यों, ये दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। तो अभी मैं लेता हूँ अगर मोमेंट यहाँ पर, तो क्या रहेगा, फोर्स इन BC साइन थीटा इंटू डिस्टेंस कितना लेंगे 4 लेंगे, बराबर जो लोड लग रहा था 90 किलो न्यूटन का इंटू 4/3। साइन थीटा भी मैं निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, 3/5 आएगा इस ट्रायंगल में, आप देख सकते हो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, साइन थीटा 3/5 आ गया। तो यहाँ से FBC की वैल्यू जो सॉल्व करके आती है वो आती है यहाँ से सॉल्व करके 9 से 9 कट जाएगा, ये तो 40 50 किलो न्यूटन। समझ आ गई होगी मेरी बात, कोई बड़ा काम नहीं किया हमने, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई, तो यहाँ तक आप उतार लीजिए इसको। अब जैसे मैंने बताया आपने फोर्स निकाल दी BC में, तो आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं क्या, देखते हैं। पहले तो इसको हटाते हैं यहाँ से। डिफ्लेक्शन क्या आने वाला है BC में, जो एक्सियल डिफ्लेक्शन है, जो मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है, वो क्या रहने वाला है FBC LBC एरिया ऑफ BC, और जो E रोड है, जो E है उसकी वैल्यू ये आने वाली है। तो यहाँ से सॉल्व करके जो डेल्टा आने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूँ 2.5 × 10⁻³ मीटर आने वाला है, मतलब 2.5 mm आने वाला है। अब समझना इस चीज़ को यार, क्या चीज़ पूछी है, क्या चीज़ निकालनी है, ठीक है। अब कहाँ हमसे क्या चीज़ निकालनी है, तो मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, शायद आपको समझ आए बात। ये B है, ठीक है। ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं D मान लेता हूँ, ठीक है। ये निकाला है आपने, ठीक है, 2.5 mm, ठीक है। और ये जो लेंथ है, ये ऑब्वियसली मैंने इसके परपेंडिकुलर लिया है, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। अभी ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, क्लियर है। सो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्लियर। सो मैं यहाँ पर क्या, ये परपेंडिकुलर है मेरा, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा, तो परपेंडिकुलर जो मेरे को डिफ्लेक्शन निकालना है, दैट इज़ माई हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, 3/5 निकाली है, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 × 5/3। सही बात है ना, बस ये एंगल, यही ज्योमेट्री था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में ना। सो यहाँ से ये जो वैल्यू आने वाली है लगभग यहाँ से 1.3 से 1.33 लगभग 4 पॉइंट कुछ वैल्यू इसकी यहाँ से आएगी, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.17 mm, क्लियर। तो ये क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा खास भी नहीं था लेकिन खास भी था, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन बड़े फेमस हैं आज की डेट में, बहुत सारी टेस्ट सीरीज में मैं देख रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने इसका जो डिफ्लेक्शन निकाला ऐसे निकाला, लेकिन वो आपसे वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो इस एंगल थीटा का यूज़ कराया है इसने। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलें। ओके, इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट्स सिंपल सपोर्टेड बीम है, लेंथ L है, सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट m नॉट ओवर द लेफ्ट हैंड सपोर्ट। अब देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे m नॉट का मोमेंट लग रहा है, EI इसका कांस्टेंट दिया है, ये EI बराबर कांस्टेंट दिया है इस रोड का, इस बीम का, फ्लेक्चरल रिजिडिटी जिसे बोलते हैं, इस कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम। इफ़ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम इज इतना m स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन KEI, मतलब K की वैल्यू इसने ऑब्वियसली हमसे पूछी है। कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे निकाल सकते हैं ये भी मैं बताने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। सो इसमें हम कंजुगेट बीम मेथड लगाएंगे। कैसे? जो मोमेंट लग रहा है इसको बैलेंस, जो यहाँ पर अब आपका मोमेंट जो लग रहा है इधर, इसको बैलेंस कौन कर रहा है? इधर कर रहा है, ऐसा ही है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ये रोड बनाऊँगा, ठीक है, ये RA है, ये RB है, क्लियर। और कंजुगेट बीम मेथड में ये जो हम एक्चुअली में मतलब जो मोमेंट है वो डिवाइड बाय EI कर देते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर मोमेंट जो हमारा लग रहा है, ठीक है, वो क्या लग रहा है? m नॉट लग रहा है। तो मोमेंट अगर मैं बात करूँ, मैं एक्सटर्नल बीम की बात करूँ, तो कैसा डायग्राम बनेगा? ऐसा बनेगा। सो ये क्या रहेगा? m नॉट बाई EI, ठीक है। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं, यहाँ से डिस्टेंस x है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट का क्या, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मोमेंट क्या रहने वाला है? वो लेंथ, ये पूरी लेंथ अगर L है, तो एक ये छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल की वजह से, तो ये m नॉट बाई EI इंटू x बाय L, ये मोमेंट रहने वाला है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब मैंने कुछ नहीं किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना मैं मोमेंट ले लेता हूँ, नेट मोमेंट, ठीक है। तो क्या रहेगा? RB इंटू L, मतलब समेशन मोमेंट अबाउट A बराबर 0, ठीक है। तो RB इंटू L, ठीक है, बराबर, अभी ये जो ट्रायंगल है ऑब्वियसली इसका जो लोड पड़ रहा होगा कहाँ पर पड़ रहा होगा? L/3 पे पड़ रहा होगा, ठीक है। सो कितना रहेगा? पहले बात तो ये देखो, ये तो ये लेंथ है ना इसकी, ये तो ये वाली लेंथ है, तो लोड क्या पड़ रहा होगा? यूनिफॉर्मली, एक तरह से यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की तरह समझो इस चीज़ को, ठीक है। सो क्या रहेगा लोड? हाफ, जो इसका जो बेस है वो L है, और जो हाइट है वो क्या है? m नॉट बाई EI है, ठीक है। और ये पढ़ कहाँ रहा होगा? अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, ये पढ़ रहा होगा, यहाँ पर पढ़ रहा होगा, कितने डिस्टेंस पे? L/3 पे पढ़ रहा होगा, मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये क्या रहेगा? L/3 रहेगा। ये बहुत शानदार मेथड है, इसमें ज़्यादा सोचने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। तो यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा, m नॉट L अपॉन 6 EI आ जाएगा। तो RB की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? m नॉट L बाय 6 EI। आपके पास कोई और मेथड है आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर शियर फोर्स निकालूंगा। अब शियर फोर्स निकालने के लिए आप देखेंगे कि ये जो लोड है, एक तरह से जो लोड मैंने आपको यहाँ पर इसमें बताया, ठीक है। तो लोड देखेंगे, मतलब एक तरह से शियर फोर्स बनाने की कोशिश करेंगे उसी तरीके से जैसे हम बनाते हैं और कैसे पॉजिटिव लेते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ चलें, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ इसको, ओके। सो अभी मैं अगर शियर फोर्स की बात करूँ और सेक्शन XX की इसने जैसे कहा, तो मैं अगर ये बनाऊँ, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि जो RB लग रहा है वो ऊपर की साइड लग रहा है, ठीक है, और जो ये लोड है वो नीचे की साइड लग रहा है, ठीक है। तो नेट जो शियर फोर्स है इस डायरेक्शन में क्या रहेगा? अगर मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूँ, RB माइनस लोड कितना है? हाफ, और ये m नॉट बाई EI, ठीक है, इंटू x बाय L, ये तो लोड, मतलब ये तो हाइट रहेगी उसकी, इंटू डिस्टेंस क्या है? x। क्लियर होगी मेरी बात? जैसे मैंने यहाँ पर वो बनाया है तो बताने की ज़रूरत ना पड़े बार बार, इस पर्टिकुलर हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, बस इसकी बात कर रहे हैं हमें ना। तो ये नीचे की साइड लग रहा है ना, और वो ऊपर की साइड लग रहा है जो RB है। चाहे आप ऑब्वियसली कैसे भी ले सकते हैं, इसको प्लस ले लीजिए, इसको माइनस, जैसे आपने कन्वेंशन लिया, इसमें ये मत समझना कि यार इसको आपने माइनस की ले लिया, इसको प्लस की ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सो RB की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, क्या है? m नॉट L बाय 6 EI माइनस, क्लियर है ना, माइनस ये जो चीज़ आ गई है यहाँ से m नॉट x स्क्वायर अपॉन 2 EI L, क्लियर। ये हमारा शियर फोर्स आ गया एट अबाउट XX, जो देखते सार समझ में आता है क्या कर क्या रहे हैं हम, ठीक है। अब मैक्सिमम बेंडिंग इसने अगर हमसे पूछा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा है, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन,
मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए मैं ऐसी लोकेशन ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लग रहा होगा, ठीक है। सो अब आप देखिएगा इस चीज़ को, और ये जो चीज़ है ना, ये मैक्सिमम, मेरी बात बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही होगी शायद, ठीक है, क्योंकि ये जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स एक्स पे अगर मैं ले रहा हूँ तो ये लोड यहाँ पर पड़ रहा होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये यहाँ से आपने एक्स लिया है तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, x/3 है, वही चीज़ है। तो ये बेंडिंग मोमेंट आ गया मेरे पास, यहाँ से क्या सॉल्व करके आ गया, m0/ei अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा, xl/6, ठीक है, माइनस x³/6l। एक्स की जगह कितना भर दूंगा, l/√3 भर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी m0/ei, और यहाँ से ये l² कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके कितनी आती है, ये 1/15.6, ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर जो आने वाला है 15.6 आएगा। क्लियर। सो ये जो बेंडिंग मोमेंट हमने निकाला है बेसिकली ये वही है, मतलब m0 जो इसने यहाँ पर निकाला, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमसे जो इसने पूछा था। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि क्या था, कि हमने कंजुगेट बीम मेथड से जो किया है इसमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का इस्तेमाल होता है। बेसिकली इसने हमसे डिफ्लेक्शन पूछा, तो कंजुगेट बीम ऐसी बीम है जो एक ऐसी इमेजनरी बीम है जो हमें बीम दी थी सेम डायमेंशन की, ठीक है, जो ओरिजिनल बीम थी, बट जो लोड था और जो उस कंजुगेट बीम पे पड़ रहा था जो हमने दिखाया था, वो बेंडिंग मोमेंट, मतलब वो बेंडिंग मोमेंट के ऊपर आता है, मतलब m/ei के बराबर होता है। तो कंजुगेट बीम मेथड हमारा किसके लिए था, स्लोप और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए था, जैसे मैंने बताया। सो इसके लिए मतलब जो इंपॉर्टेंट बात थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि जो शेयर फोर्स, जो शेयर होता है उसे हम स्लोप की तरह देखते हैं, और जो मोमेंट हम निकालते हैं वो डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन के तौर पर लेते हैं, ठीक है। और किससे कंपेयर करते हैं, हम m/ei डायग्राम से कंपेयर करते हैं। क्लियर। तो जो पहली इसमें जो थ्योरम होती थी, जो स्लोप है जो रियल बीम का, वो किसके बराबर होता है, शेयर के बराबर होता है। कंजुगेट बीम, जो हम कंजुगेट बीम बनाते हैं, जो मैंने इसमें बनाया था, वो उसके शेयर के बराबर होता है, पहली चीज़। दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट होता है या जो डिफ्लेक्शन होता है रियल बीम का, वो किसके बराबर होता है, वो मोमेंट होता है कोरस्पॉन्डिंग कंजुगेट बीम का। तो हमने अगर कंजुगेट बीम बना दी, तो जैसे मैंने यहाँ पर ये मोमेंट निकाला है, ये जो मोमेंट निकाला है इस कंजुगेट बीम का, जो m/ei करके बनाया है, जो कंजुगेट बीम का ये जो मोमेंट आया, ये डिफ्लेक्शन के बराबर ही होता है। ये थ्योरम थी। तो बेसिकली क्वेश्चन में सही था ये, कि जो इसने मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा है हमसे, सो ये कंजुगेट बीम का इसलिए क्वेश्चन बना है क्योंकि जो हम मोमेंट निकालते हैं वो डिफ्लेक्शन के बराबर ही होता है। ओके, तो ये तो थ्योरम ही थी, तो इसलिए हमने इसमें निकाल दिया, तो ये मोमेंट हमारी वैल्यू यहाँ पर आ गई है, ठीक है। कंजुगेट बीम आपको बनानी आनी चाहिए, जैसे मैंने इसमें आपको बना के बताया, m/ei डायग्राम जैसे बना के बताया उस तरह से आप बना सकते हैं। ओके, और रियल बीम से कैसे आप कंजुगेट बीम इसमें बना सकते हैं। क्लियर है। ओके, तो हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे और कैसे उसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट। इसने क्या कहा है, कैंटिलीवर बीम है सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कंसिडर अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्री एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैंटिलीवर बीम दी है। हाँ, कैंटिलीवर बीम दी है हमें, ठीक है, ये फ्री एंड है, ये फिक्स्ड एंड है। यहाँ से फ्रॉम द एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एट द सेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय 20 cos πx/2 हो, कोस का डायग्राम आ गया। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और जिसमें बड़े बड़े हिल सकते हैं देखकर इसको एक बार में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोशिश करूँगा इसको बनाने की। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो डायग्राम बनेगा फ्रॉम द फ्री एंड, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ इसको, ठीक है। इस टाइप का डायग्राम बनेगा, मेरी बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। सो इसका लोड मैं ऐसे दिखा देता हूँ, और ये भी बताऊँगा कि ये इतनी लेंथ पे ही क्यों हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने तुक्के में नहीं बना दिया, ये बताने वाला हूँ मैं। इस तरह से सीधा बना लेना इसको। अब आप देखेंगे कि इन किलोमीटर द सेक्शन मॉडुलस लेंथ बराबर, ये पूरी लेंथ जो है वो दी है, ठीक है। तो जो लोड की वैल्यू क्या दी है, 20 cos πx/2,
x बराबर 0 पे, हाँ देखिएगा इसको, ठीक है, x बराबर 0 पे आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 रख दीजिए, तो ये जो लोड है यहाँ पर 0 cos 0, मैक्सिमम वैल्यू होगी 20। अब x बराबर 1 पे रखिए, क्यों, ये बराबर 1, यहाँ पर लेंथ वही आधा पे, अगर मैं बात करूँ लेंथ पूरी 2 है तो यहाँ पर आधा है, ये 1 मीटर, तो यहाँ 1 रखिए, ये 0 हो जाएगा, देखो मैंने ये 0 दिखाया, ठीक है। धीरे धीरे जब x की वैल्यू आप 2 भी रख देंगे, 2 रख देंगे यहाँ पर आते आते, इस पॉइंट पे आके 2 रख दोगे तो cos पाई माइनस आ गया, देखो इसलिए मैंने नेगेटिव दिखाया। मेरी बात समझ में आ गई, कोई रटने वाला काम मैं कभी बताता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये लोड की वैल्यू आ गई। अभी मुझे शियर फोर्स निकालना है। शियर फोर्स सबसे पहले, क्यों, इसने मेरे से क्या पूछा, नॉर्मल स्ट्रेस पूछा, तो भाई मेरे को बेंडिंग मोमेंट की जरूरत है, पहले शियर फोर्स निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं, जो दिमाग में आती है पहली चीज़ छुटते सार, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको। तो मेरे को एक बात पता है, जो डी वी एक्स अपॉन डी एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, डब्लू के बराबर होता है, इंटेंसिटी ऑफ लोड के बराबर होता है। तो यहाँ से वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन डब्लू एक्स जो भी है प्लस कांस्टेंट, यही रहने वाला है। तो डब्लू की वैल्यू मुझे दी है 20 cos पाई एक्स बाई 2 डी एक्स, सही बात है ना। इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, चलो कांस्टेंट तो है ही जो भी है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या रहने वाला है, देखते हैं जरा, वी एक्स की वैल्यू क्या रहने वाली, साफ साफ आप अलग अलग उतारते रहिएगा, पेज की यहाँ पर कमी है। 20 साइन पाई एक्स बाई 2 और इंटीग्रेशन इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 बाई पाई, डिवाइड हो जाता है वो, प्लस C1, ये वी एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स बराबर 0 पे देखो, एक्स बराबर 0 पे देखो, जो शेयर फोर्स है, जो शेयर फोर्स है हमारा, ठीक है, यहाँ पर कोई शेयर फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। सो ये 0 रख दीजिए और x बराबर क्या रखिए, 0 रखिए, तो 0 जगह C1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये वैसे भी डायरेक्ट आप लिख सकते थे, यहाँ पर C1 की वैल्यू ही नहीं लिखते, सीधा यही लिखते और आंसर निकाल देते। तो क्या आता है यहाँ से, वैल्यू जो आई है, वी एक्स की वैल्यू जो सॉल्व करके आई है वो आई है 20 40 बाई पाई साइन पाई एक्स बाई 2, ठीक है। अभी तेरे पास भाई ये वी एक्स की वैल्यू आ गई है। अभी बेंडिंग मोमेंट मुझे चाहिए, बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला रहता है डी एम एक्स बाई डी एक्स बराबर वी एक्स, ये रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यानी कि मुझे एम एक्स निकालने के लिए इसका वी एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एक बार फिर से, ऐसा ही है। तो करते हैं इसको, पहले इसको क्लियर कर देते हैं और निकालते हैं, अब देखते रहिएगा। सो बेंडिंग मोमेंट ये रहेगा प्लस C2 रहता है ना, कोई कांस्टेंट की बात मैं करूँ, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसको, वो कितना है 40 बाई पाई, तो कौन रहेगा अंदर साइन पाई एक्स बाई 2। सो चलो इसको तो ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। ये C2 मतलब बाद में कांस्टेंट रहेगा इंटीग्रेशन, भाई ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत है, चाहे बाद में लिख देना इसको, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, 40 बाई पाई, अच्छा साइन, अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है क्या होगा, माइनस कॉस पाई, और इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी, 2 बाई पाई की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस C2 बराबर एम एक्स। अब x बराबर 0 पे, डी एंड पे, बेंडिंग मोमेंट भी क्या है 0 है, ऑब्वियसली हमें पता है यहाँ से शुरू होता है वो, ठीक है। सो अभी हम क्या वैल्यू रखने वाले हैं, ये तो 0 हो जाएगा, C2 प्लस x बराबर 0 पे, और ये क्या है माइनस का आएगा ना, मल्टीप्लाई में ये सब चीज़ें ना, तो cos 0 हो गया, तो 1 हो गया, मतलब हाँ बिल्कुल 1 हो गया। तो C2 ये कितना आ गया, माइनस 80 बाई पाई स्क्वायर आ गया, तो C2 की वैल्यू आ गई 80 बाई पाई स्क्वायर, क्लियर। C2 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 80 बाई पाई स्क्वायर, रख देंगे वहाँ पर हम मोमेंट की वैल्यू निकाल के 80 बाई पाई स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आ गया हमारा, मोमेंट की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ से सॉल्व करके, 80 बाई पाई स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू आ गई, और ये वाली वैल्यू कितनी आई थी हमारी वैल्यू सॉल्व करके, माइनस 40, ठीक है, टू ये जो आ गई माइनस 80, बिल्कुल। तो ये कितनी आ गई है यहाँ से सॉल्व करके, 80 बाई पाई, कॉमन ले लूँगा मैं, ठीक है, 80 बाई पाई स्क्वायर जो कि प्लस का आया है, और वो वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू नेगेटिव की आई है ना एम एक्स की वैल्यू। तो मैं इसको 1 माइनस जो भी अंदर बचा, क्या बचा, ये बचा मेरा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, ये आ गई। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब आएगा अब ये बताओ, जब ये वाली वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है, या नहीं, नहीं, जब ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है, -1 रखूँगा तो ये और डबल हो जाएगा ना, 2 गुना, मतलब 1 -1 रखूँगा तो 2 हो जाएगा। सो जब ये वाली वैल्यू -1 रहती है तब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, यानी कि क्या रहने वाला है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर, मतलब जब भी वैल्यू -1 हो जाएगी तो 2 हो जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 160 बाई पाई स्क्वायर,
160 बाय पाई स्क्वायर आ गई वैल्यू। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आई है, किलो न्यूटन मीटर में आई है, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे एमएम में करने के लिए भी ना, न्यूटन पर एमएम में। हमसे स्ट्रेस पूछी थी, शेयर स्ट्रेस, इसने क्या पूछी थी, सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस पूछी थी इसने, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस जो इसने पूछी नहीं, बेंडिंग में ही पूछी है, ठीक है। तो सिग्मा बी बाय वाई बराबर एम अपॉन आई। सो यहाँ से सिग्मा बी की वैल्यू इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो एम अपॉन आई बाय वाई, आई बाय वाई को सेक्शन मॉडुलस जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेक्शन मॉडुलस कहीं मेरे को दिखा था यहाँ, ये रहा 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 6 है, ठीक है। सो एम की वैल्यू आपने निकाल दी है 160 बाय पाई स्क्वायर, लेकिन ये किलो न्यूटन मीटर में है क्योंकि ये सब कुछ लोड किस में, किलो न्यूटन में है। सो ये जो पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर 6 कर दो भाई इसको, और ये जो जेड की वैल्यू है वो भी 10 की पावर 6 कर दो, कट गया। तो क्या आंसर आ गया, ये शेयर, ये बेंडिंग स्ट्रेस, ये 160 बाय पाई स्क्वायर। बहुत शानदार क्वेश्चन, मैंने कभी ऐसा क्वेश्चन पहले एक बार 2013 में शायद साइन वाला क्वेश्चन आया था इस टाइप का, लेकिन इतना टफ नहीं था। इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा ये सेम क्वेश्चन है, बट ऐसा कंसेप्ट जरूर आ सकता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा होमवर्क रहता है हर बार की तरह, उसको हम देखते हैं। इसको हम रब कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए। पी की वैल्यू इसने पूछी है, जो लोड लग रहा है इस बार पे। ऑब्वियसली जब ये लोड लगेगा तो ये स्प्रिंग में कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हिंट दे देता हूँ, मोमेंट वगैरह लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। ये फोर्स भी कुछ ना कुछ लगेगी, ठीक है, स्प्रिंग्स में, ठीक है, इलास्टिक फोर्स, उसके हेल्प से आप यहाँ पर जो आपसे पी की वैल्यू इसने पूछी है, ठीक है। तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा क्या आंसर है इसका। लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।